हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ मैं वैसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्लासेस को एंड तक देखते होंगे और इसके नोट्स भी बनाते होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका नाम है अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लर्निंग को, अधिगम को डिटेल में जाना था। अधिगम क्या है, उसके जो परिभाषाएँ, डेफ़िनेशंस हैं, फिर उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देखा था। और एक डेफ़िनेशन जो मैंने बोला था कि अनुभव और प्रशिक्षण के आधार पर या के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंज इन बिहेवियर या मॉडिफ़िकेशन इन बिहेवियर इज़ कॉल्ड लर्निंग। आज हम लोग उसी लर्निंग के आगे लर्निंग के प्रकार को पढ़ेंगे। आपको बता दें कि चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपी बीएड सेमेस्टर क्लासेस की, उस पे भी आप लोग बीएड सेमेस्टर क्लासेस की, उस पे भी आप लोग सारी क्लासेस सीक्वेंस में देख पाएँगे। जो स्टूडेंट्स इस पहली क्लास को नहीं देखे हैं, वो पहले इसको देख लेंगे, तभी आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, तो आपको बता दें कोई भी बुक आप पढ़ेंगे, कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको अगर किसी 2 बुक का कंपेयर करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें डिफ़रेंस देखने को मिलेगा, ख़ासकर टाइप्स में। ये क्यों है? इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए, अधिगम के प्रकारों को क्लासेस मैं कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल रहे, तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में है, प्योर इंग्लिश मीडियम जो मानते हैं, वो अपना जो भी जैसे भी आप उसको समझ रहे हैं, उसको नोट भी करते रहें आप लोग। अधिगम के प्रकारों को बताना सरल नहीं है, सिंपल नहीं है कि अधिगम के प्रकारों को, जैसे हम लोग यूजुअली जब कोई अदर टॉपिक्स के टाइप्स पढ़ते हैं तो हम बताते हैं ना 4 टाइप्स है, 5 टाइप्स है, लेकिन लर्निंग में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो क्लासिफिकेशन है, वह कई अप्रोचेस से किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अधिगम के सिद्धांतों से अगर प्रिंसिपल बेसिस पे या प्रिंसिपल अप्रोच से किया जाए तो वो अलग टाइप्स बन जाता है। मेथड के बेसिस पे किया जाए, इसका क्लासिफिकेशन या टाइप्स डिवाइड किया जाए तो वो अलग हो जाता है। टीचिंग या लर्निंग, टीचिंग लर्निंग या लर्निंग स्टाइल्स पे किया जाए तो वो अलग हो जाता है। कंटेंट के बेसिस पे किया जाए तो वो अलग टाइप्स हो जाता है। इसलिए ये किसी एक स्पेसिफिक बुक में, आप जो भी आपके पास सोर्स होगा उसमें एक जगह नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ मैं आप लोगों को एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। इसमें यूजुअली 3 क्लासिफ़िकेशन की बात करेंगे, जिसमें पहला हम लोग जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एनसीईआरटी में इसने माना है, एनसीईआरटी ने साइकोलॉजी की आप बुक देखेंगे क्लास 11-12th में, तो उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, वो एक सिंपल बेसिस पे देखेंगे, कंटेंट बेसिस पे, पर्पज़ बेसिस पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओसबेल नाम के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके बेसिस पे। ठीक है? तो आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, एंड तक तो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टाइप्स में, जब आपके एग्ज़ाम में आएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो आप उसमें ऐसा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये नहीं बताया जा सकता है कि एग्ज़ैक्ट कि 5 टाइप, 6 टाइप, 7 टाइप होते हैं। इवन आप भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। अगर हम लोग पहले टाइप की बात करें तो इसको आप देख सकते हैं संवेदन गामक अधिगम या संवेदन गति अधिगम, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर लर्निंग, कहीं-कहीं पे आपको मोटर लर्निंग भी मिल जाएगा, जो कि इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। मोटर लर्निंग का मतलब क्या है? अगर हम लोग सीखने की बात करें तो हम एक ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो बुक से सीख रहे हैं वही सीखना है, मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले भी। मैंने कैंडल और एक बच्चे का एग्ज़ाम्पल भी आपको दिखाया था कि लर्निंग का मतलब सिर्फ़ किताबों से पढ़ना, समझना नहीं है। जो भी हमारे अगल-बगल, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनसे जो भी हम चीज़ें सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व करके, वो सब लर्निंग है। मोटर लर्निंग क्या है? हमारे डेली लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम मूव करते हैं। मूव का मतलब चाहे चलना, फिरना, बैठना, सोना, लेटना, ये सब क्या है? ये मूवमेंट से रिलेटेड है। जैसे में चलना हो गया, दौड़ना, स्केटिंग करना, गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मोटर लर्निंग है और इसको हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। बचपन में जब इन्फेंसी एज में, शैशवावस्था में बच्चा पहले चलना सीखता है, तो फिर पहले वो आप देखे होंगे घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे-धीरे खड़ा होता है, फिर चलना, दौड़ना, फिर साइक्लिंग, ये क्या है? ये स्टेप हैं। ये जो चीज़ें सीखना है, तो इसमें 2 चीज़ों का यूज़ है। एक तो हमारे आप कह सकते हैं फिज़िकल और बॉडी पार्ट्स का तो यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ सेंसरी, इसीलिए इसमें नाम दिया गया है। संवेदन मतलब हमारे ब्रेन का भी इसमें यूज़ है। बिना
ब्रेन्स के हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। आगे जब हम और चीज़ें पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से कुछ और टाइप्स जब हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे तब उसमें आएगा कि उसमें कॉग्निटिव क्या है, फिर मोटर साइकोमोटर क्या है, उन चीज़ों को बात करेंगे। इसको साइकोमोटर लर्निंग भी कहा जा सकता है। हालाँकि ये बुक्स में साइकोमोटर नहीं लिखा होता है, लेकिन आप समझने के लिए यहाँ पे समझ सकते हैं। गतिविधियों में काफ़ी हद तक मांसपेशियों का समन्वय शामिल है। ये जितने भी मूवमेंट होते हैं, मोटर लर्निंग होती है, उसमें हमारे मसल्स, बोन्स का सबसे ज़्यादा यूज़ भी है। जैसे कि साइक्लिंग चलाने में हम हमारे हाथ और पैर दोनों का मतलब उसमें यूज़ होता है, काम पे लगे होते हैं तभी साइकिल चला पाते हैं, या कोई भी आप यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टाइप है, वो है वर्बल लर्निंग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मौखिक अधिगम, इस अधिगम ये प्रकार किस बेसिस पे किया गया है कि एक ह्यूमन को ज़रूर ये एक तरीके से मैंडेटरी है उसको जीवन जीने के लिए कि वो बोलना सीखे या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखे, या वो साइन लैंग्वेज भी हो सकती है या वर्बल भी हो सकती है। जैसे इस प्रकार की शिक्षा में, एजुकेशन में भाषा शामिल है, लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं, और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार उपकरण, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक ह्यूमन के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वर्बल लर्निंग को सीखे। इसी बेसिस पे इसकी इम्पोर्टेंस दी गई है और इसको सेकंड पे रखा गया है। आप सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान देंगे कि ये जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको मैंने अच्छे से कंपाइल करके, कंसाइज़ करके आप लोगों को देने का या इसको बनाने का मैंने काम किया है, और हमेशा करते रहते हैं। इसलिए क्या है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि मतलब अ, आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आधी मेहनत तो मैं पहले ही मुझे करनी पड़ती है, उसके बाद कि आप लोगों को कम समय में सारी चीज़ें बताई जा सके, इसलिए ये चीज़ें पॉइंट वाइज़ में दी गई हैं और मैंने इसमें एडिट कराई हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कराई हैं। जैसे अगर मौखिक लर्निंग में बात की जाए तो किस टाइप की लर्निंग? जैसे हम सिंबल्स को जानते हैं, किसी भी सिंबल से सीखते हैं कि इस एरो का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। इस एरो का मतलब ये यू टर्न क्या होता है, जैसे हम यू टर्न बनाते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पिक्चर्स हैं, उसी तरीके शब्द, अंक, ध्वनि, हम 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं, ये सब मौखिक अधिगम में आ जाता है, और इसका प्रयोग मैंने बता दिया कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। थर्ड जो है वो है कंसेप्ट लर्निंग। अब कंसेप्ट क्या, संकल्पना अधिगम जिसको हिंदी में कहते हैं, ये वह अधिगम का रूप है जिसमें हम सोचते हैं, टू थिंक, लॉजिक, तर्क करना, उसके बाद बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। इसीलिए उसको उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया कहा जाता है। ये जो है ये हाई हाई लेवल कह लीजिए इसको, हाई लेवल की मेंटल प्रोसेस ये कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्टेज के बाद होता है। जब अभी आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था, आप सभी लोगों को याद होगा, एक बार मैं उसको या रिकॉल करना चाहूँगा, उसमें मुझे पढ़ाना भी था आप लोगों को शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के स्तर जो है वो यूजुअली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है यूएलटी, सॉरी इसको एमएलटी, एक यूएलटी, एक आरएलटी। मेमोरी लेवल जो होता है ये छोटे बच्चों के लिए या प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए होता है। उसके बाद ये आप 12th तक मान लीजिए, 6 टू 12 तक, फर्स्ट टू फिफ्थ तक। तो इसमें क्या है, मेमोरी लेवल में क्या है कि इसमें बच्चों को चीज़ें बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाई जाती हैं। ये मैं अभी आगे कोरिलेट करूँगा कुछ चीज़ों में, तो इसको अभी ध्यान रखिएगा। और ये आगे की अगर क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको मैं अभी कोरिलेट करूँगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो उस तरीके से इस ये जो कंसेप्ट लर्निंग है, ये इसको हायर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आरएलटी में सबसे ज़्यादा या यूएलटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वो क्या है उसको बताते हैं। अब बात की जाए कि हम विभिन्न अवधारणाओं को बचपन से ही सीखते हैं। अवधारणा होती क्या? व्हाट इज़ कंसेप्ट? अगर मैं आपसे कहूँ कि कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट का मतलब क्या होता है उसको सीख जान लीजिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी एक कबूतर को देखा बैठे हुए, ठीक है? हम उसको कबूतर शब्द कह रहे हैं कि वो कबूतर है। अगर मैं आपको लाइक इस ये दिखा रहा हूँ, मैं कहूँगा ये क्या है? ये आप कहेंगे ये पेन है। ये क्यों आप कह पा रहे हैं ये पेन है? क्योंकि ये हमने कंसेप्ट, आप कह सकते हैं कि हम बचपन से ही इन चीज़ों को नाम देकर समझते सीखते आ रहे हैं, या हम उसको रेफ़रेंस दे रहे हैं, हम उसको डिनोट करते आ रहे हैं इस नाम से। ये क्या है? ये हमारा कंसेप्ट है। शॉर्ट टाइम के लिए मैं आपको डेली लाइफ़ से रिलेटेड ये चीज़ें बता रहा हूँ। साइंस में जाएँगे तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है?
जैसे कबूतर शब्द जोड़ते हैं तो हम सीखते हैं कि कबूतर शब्द एक विशेष जानवर को संदर्भित करता है। ये वर्ड जो है, या अगर पेन हम कह रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए है। ये कंसेप्ट हुआ, ये लर्निंग के एक टाइप में आता है। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं, 2 प्रोसेस होता है। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त अमूर्तन, जिसको अमूर्त चिंतन भी कहा जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीज़ सामने ना हो। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या हम किसी थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो वो क्या है, वो सामने नहीं दिख रहा है लेकिन हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये अमूर्त चिंतन में कहलाती हैं। और ये एक पर्टिकुलर एज के बाद होता है। बचपन में हम जब बहुत छोटे रहते हो तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब हम बाल्यावस्था में आते हैं तो डे ड्रीमिंग आता है। डे ड्रीमिंग का मतलब दिन में सपने देखना। तभी से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। एक और टर्म है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें, अगर हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स हैं, किसी एक एग्जाम्पल को, इसको समझ लीजिएगा, ये मे भी किसी बुक में ना मिले कि व्हाट इज जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण क्या होता है कि हम कुछ फैक्ट के बेसिस पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि सभी जो बर्ड्स होती हैं उनके पंख होते हैं, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, ये हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो भी पक्षियाँ उड़ती हैं वो पंख से उड़ती हैं, ऐसे कह सकते हैं। सामान्यीकरण, एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर दूसरा मैं एग्जांपल लूँ तो सभी मनुष्यों में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन जो हैंडीकैप्ड हैं तो शायद उनमें कम हो, लेकिन एक जनरल फॉर्म में, मतलब हम हमारे पास जो हम सोच समझ सकते हैं उसी के फैक्ट पे हम चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि, मतलब ये आगे आप लोगों को पता चलेगा, जैसे जब हम और चीज़ें बताएँगे, समझाएँगे तो ये और भी बेसिक। सामान्यीकरण का मतलब होता है जो भी हम अभी तक सीखते जानते आ रहे हैं, उसी के आधार पर कोई एक ऐसी चीज़, एक अपना आप ऐसा थॉट बना लें कि हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, उसमें एक्सेप्शन भी होंगे। इसको आगे देखेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग बात करें विभेदन अधिगम, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। विभेदन का मतलब क्या है कि अब हम लोग जब ये सारी चीज़ें जान लेते हैं, तो उसके बाद एक ऐसे लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम 2 चीज़ों के अंतर के बारे में सीखते हैं। कि अगर हमारे सामने अगर एप्पल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ये बच्चे को एग्ज़ाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, और मैंगो हो, हालाँकि ये डिज़ाइन मैंगो की तो नहीं लग रही है, लेकिन आप समझ लेंगे। इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, इसको मैंगो। अब इनके बीच में हम अगर दूर से देखकर अंतर को पता कर पा रहे हैं तो यही डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। ये विभेदन अधिगम है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग उत्तेजनाओं के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया दिखाना भेदभाव सीखना कहलाता है। भेदभाव सीखने का मतलब है, अगर इस टाइप के लर्निंग का अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, इसमें क्या होगा, जैसे अगर हमारे सामने बस हो, कार हो और जीप खड़ी हो, तो हम ये बता सकते हैं कि इसको बस कहते हैं, ये कार कहते हैं। हम कार को बस नहीं कहेंगे क्योंकि हमने पहले से ही क्या है, हमारा कंसेप्ट है, हमने उसको अ, आप उसको सीख लिया है, उसको जान लिया, उस शब्द से हम जानने लगे हैं। तो अब हम अंतर भी बता सकते हैं। अगर हमारे सामने से कोई व्हीकल गुज़रेगी तो हम कहेंगे कि ये कार जा रही है, ये बस जा रही है, ये जीप जा रही है, ये ट्रक जा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का अधिगम है कि हमने ये सीखा है कि किस तरीके से इसमें विभाजित किया है, या डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये इस आकार की है तो ये बस कहलाएगी, ये छोटे आकार की है तो ये आप कह सकते हैं इसको कार कहलाएगी, जीप कहलाएगी। तो इसी को डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। और जैसे ध्वनियों के मध्य अंतर, हम आवाज़ें सुनकर भी बता देते हैं कि हमारे घर के कौन बोल रहे हैं, या आप हॉर्न से बजा देते हैं कि कौन-सी बाइक आ रही है, या कौन-सा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कौन-सी कार आ रही है। ये इन तरीकों से ये जो सारी चीज़ें हैं, ध्वनियों से, देखकर, सुनकर, छूकर हम जो अंतर बता पा रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग को इन्होंने हायर ऑर्डर, मतलब हायर ऑर्डर की प्रोसेस माना गया, उच्च कोटि का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ये कब होता है? देखिए, इस अधिगम के लिए संज्ञानात्मक योग्यताएँ, कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए, और उसमें क्या है, जैसे सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, अवलोकन, देखकर सोचना, विचारना, कल्पना करना, इमेजिन करना। उसके बाद सामान्यीकरण, जैसा मैंने आपको बता दिया।
इसका प्रयोग क्या है? हम इसी जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है, इसी का प्रयोग अपने डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारे सामने अगर जो भी प्रॉब्लम आती है तो हम उस पे सोचते हैं कि इसके क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये जो सोचने का प्रोसेस है ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे ये लोगों के सामने आने वाली कठिन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। और ये डेली लाइफ ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल में आप सीखें। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका चाहे सॉल्यूशन सोचेंगे, जैसे हम कोई शॉर्टकट सोचते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद 6th जो लास्ट है इसमें वो है दृष्टिकोण या मनोवृत्ति सीखना। जो हम लोग हमारे आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एटीट्यूड लर्निंग, एटीट्यूड का मीन्स क्या है? वो मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, मिज़ाज, आप उसको इसको पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, टेम्परामेंट भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैसे आप देखिए, अभिवृत्ति एक पूर्ववृत्ति है जो हमारे व्यवहार को निर्धारित और निर्देशित करती है। हम अपने बचपन से ही लोगों, वस्तुओं और हर चीज़ के बारे में अलग-अलग नज़रिया विकसित कर लेते हैं। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बचपन से ही इम्पैक्ट डालता है हमारे फैमिली से। हम बहुत सारी चीज़ें वो गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं कि इस टाइप के लोग गंदे होते हैं, इस टाइप के लोग अच्छे होते हैं, इस टाइप के लोग पढ़ाकू होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारा एटीट्यूड है, हमारे सोचने का, हमारे समझने का तरीका है कि जो हम बचपन से ही सीखते हैं। उसमें कोई स्पेसिफ़िक नहीं सिखाया जाता, उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं। हमारे दृष्टिकोण के आधार हमारा व्यवहार सकारात्मक और नकारात्मक हो जाता है। कभी-कभी हम किसी चीज़ को लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तो ये क्या है? ये जो हम सोच रहे हैं, वो भले अब उसके पास्ट में कुछ आपके हो जिसकी वजह से मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर अपने फ्रेंड से आप फ्रेंड रहा होगा पहले, आप उस या किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप ईर्ष्या करते हो, जेलस हो। ये जो जेलसी की भावना है आपके अंदर उस पर्सन के लिए, उस आप कह लीजिए बैचमेट के लिए, जो भी कह लीजिए, तो उसके लिए ये कहाँ से आई? तो इस तरीके की जो भावना है ये सब आपके एटीट्यूड की लर्निंग है जो कि हम कहाँ से सीखते हैं? हम बचपन से ही सीखते आते हैं। इसके लिए हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़िम्मेदार है कि वो हमें जिन चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे रिलीजन के बारे में कि ये धर्म सही है, ये धर्म वैसा है। ये सब क्या है? ये सब एटीट्यूड में आ जाता है। बस ऐसे आप समझ लीजिए इसको। ये हमने 6 टाइप्स जो देखा, ये अलग क्लासिफ़िकेशन था। एक और क्लासिफ़िकेशन है। अब आपके मन में ये आएगा कि सर हम एग्ज़ाम में कौन-सा लिखेंगे? तो आप जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं आप। यदि हम अधिगम घटित होने की दशाओं के विश्लेषण करें, अगर इसका एनालिसिस करें, तो अधिगम निम्न प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। अगर अब हम लोग देखें कि अधिगम जो है वो किन सिचुएशंस में होता है, सिचुएशन के बेसिस पे करें, उसके एनालिसिस पे 4 टाइप्स के लर्निंग होंगी। बहुत ही सिंपल है, आसानी समझ लीजिए, जैसे सरल सिंपल लर्निंग। सिंपल लर्निंग में क्या होता है, बालक स्वतंत्र रूप से करते-करते कुछ सीख जाता है, तो उसे सरल अधिगम कहते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे हम साइकिल तेज़ चलाते हैं बचपन में तो वो साइकिल का चैन जो है वो उतर आता है, फिर वो नहीं चलता है, तो हम सीख जाते हैं कि नहीं कैसे चलाएँ कि वो ना उतरे। ये बचपन की चीज़ें हैं। हालाँकि जैसे यदि बालक खेलते-खेलते आग को छू लेता है तो वो सीख जाता है कि आग से दूर रहना चाहिए। जैसे आप इस एग्ज़ाम्पल को ले सकते हैं जो कि हमने पिछले क्लास में देखा था। ऐसी जो चीज़ें गलतियों से अपने सीखते हैं उसको हम सिंपल लर्निंग में रख सकते हैं। उसके बाद कठिन लर्निंग, डिफ़िकल्ट लर्निंग क्या है? डिफ़िकल्ट में अधिगम में संगठित और जटिल क्रियाएँ होती हैं और कठिनता का स्तर बढ़ता है। अब हमें सीखने के लिए अब कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। अभी तो हम लोग जो सीख रहे थे वो तो चलते-फिरते सीख रहे थे, ऐसे समझिए सिंपल लर्निंग में। कठिन में क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टाइपिंग सीखना है, आपको कोई स्पेसिफ़िक जैसे व्हीकल सीखना है, चाहे कार चलाना सीखना हो, बाइक सीखना हो, इसके लिए थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे बालक जब संगीत सीखता है, सुर-ताल आपको सीखना है, गिटार सीखना है, तो ये सब क्या है, ये डिफ़िकल्ट लर्निंग में आएगा। उसके बाद थर्ड जो है वो है एक्सीडेंटल लर्निंग, आकस्मिक अधिगम। आकस्मिक अधिगम क्या होता है? जो अनायस अनायास घटित होता है, जो इंसिडेंटली घटित होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखा है बालक परस्पर बातचीत में कोई नई बात सीख जाता है। हम किसी से बातचीत करते रहते हैं तो उसके एक्सपीरियंस को जानकर, उसके वे ऑफ टॉकिंग या कुछ भी उसके थॉट्स को जानकर हम प्रभावित होते हैं। तो हम वहाँ पे जो चीज़ें सीखते हैं वो एक्सीडेंटल लर्निंग है। उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे डिफ़िकल्ट लर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सीखना ही है। आगे हम लोग अभी एक आएगा ऑप्शन
ये डिफ़िकल्ट लर्निंग में था, तो कुछ ऐसी चीज़ें हम लेकर चलते हैं कि हमें जैसे सुर-ताल सीखना है, टाइपिंग सीखना है। यहाँ पे क्या है, ये हम अचानक से सीख जाते हैं, इसको आप अचानक अधिगम भी कह सकते हैं। इसमें बालक सीखने के लिए सचेत नहीं होता है, ना ही कुछ सीखने के लिए संगठित रूप से कोई प्रयास करता है। वो आकस्मिक रूप से होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं है, इसमें एफ़र्ट नहीं है देखिए, ये ध्यान रखिएगा। ये तो अपने से हो रहा था, इसमें हमें एफ़र्ट भी डालना है, हमें मेहनत करनी है। यहाँ पे कोई एफ़र्ट नहीं है, वो घर में 2 लोग बात कर रहे होंगे तो हम उनसे भी सीख लेते हैं, जो जान लेते हैं उसको हम एक्सीडेंटल लर्निंग का नाम देते हैं। इसका कोई संगठित रूप नहीं है, ये कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है। आप 2 लोगों की बात भी छुपकर भी सुन लेंगे तो वो भी आपके इंसिडेंटल लर्निंग में आ जाएगा। उसके बाद 4th वन आता है, वो है उद्देश्यपूर्ण अधिगम, पर्पसफुल लर्निंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के अधिगम को सीखने के लिए जानबूझकर वो सचेत रूप से प्रयास करना पड़ता है। अब हम प्री प्लान्ड होकर हमारा पर्पस गोल सेट कर जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, आप इस क्लास को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, ये सब क्या है, ये आपके पर्पस हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आप ये जो आपकी लर्निंग है, ये इसके अंतर्गत आएगी। जैसे अगर किसी बच्चे को मैथ सीखना है, गणित सीखना है, तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उसको गणित के सिद्धांत और व्यवहार सिखा सके। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी है, तो आप ऐसे टीचर, ऐसे आप कह लीजिए चैनल कह लीजिए, ऐसे कोचिंग कह लीजिए, ऐसे जगहों पे जाएँगे जहाँ पे वो आप चीज़ सीख पाएँ, तो ये आपका एक पर्पज़ है। तो ये इसके टाइप में है। लास्ट जो टाइप है वो आप देख सकते हैं, अधिगम के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने-अपने तरीके से विभिन्न प्रकार में बाँटा है, जिसमें मनोवैज्ञानिक उज़ुबेल जो हैं, इनका पूरा नाम डेविड उज़ुबेल है, इन्होंने 1968 में सीखने के निम्नलिखित जो ये अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे, इसको 4 प्रकार में बाँटा। आपने ऊपर देखा, एक तो हमने 6 टाइप्स देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप ऐसे कहीं नहीं लिखेंगे कि सिर्फ़ 6 टाइप। इसमें जैसे हम लोग स्किल डेवलपमेंट भी लिख सकते थे, स्किल। स्किल लर्निंग, तो स्किल लर्निंग में क्या होता है, हम कोई गुण सीखते हैं किसी और स्पेसिफिक बारे में, तो वो स्किल लर्निंग हो जाता है, सोशल लर्निंग हो जाएगा। तो लर्निंग बहुत टाइप की हो सकती हैं, लेकिन हमको यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखना है, समझना है। तो उज़बेल क्या कहते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इनका जो पहला क्लासिफिकेशन में जो पहला है लर्निंग का टाइप में, वो है अभिग्रहण, रिसेप्टिव लर्निंग। रिसेप्टिव लर्निंग में क्या होता है उसको समझ लीजिए। अभिग्रहण सीखने में शिक्षार्थी को सीखने वाली सामग्री बोलकर या लिखकर दे दी जाती है और शिक्षार्थी उन सामग्रियों को आत्मसात या इंटर इंटरनलाइज़ कर लेता है, उसको सीख जाता है, समझ जाता है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखी होती है चीज़ें, उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, या अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको रिसेप्टिव लर्निंग कहेंगे। उज़ुबेल ने स्पष्ट कर दिया कि ये रटकर भी हो सकती है और समझकर भी हो सकती है। मतलब ये जो लेवल है, इसमें हम रटकर भी सीख सकते हैं और समझकर भी सीख सकते हैं। लेकिन सोर्स क्या होगा, वो लिख कर या यहाँ पे लिखा था ना, सामग्री बोलकर या लिख कर दे दी जाएगी। एक स्टूडेंट को आपने अगर हमने बोलकर या आपको बता दिया, आप चीज़ें सीख गए, तो ये रिसेप्टिव लर्निंग में जो आप सीख रहे हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके आगे है अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरिंग लर्निंग कह लीजिए, यहाँ पे एक्सप्लोरिंग लर्निंग। इसका मतलब क्या, नाम से ही लग रहा होगा, अन्वेषण अधिगम जिसमें शिक्षार्थी को दी गई सामग्री में नए संप्रत्यय या नया नियम, विचार या खोज करने या उसे सिखाना होता है, जिससे कि वो सीख जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं कि ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी, अच्छा अभी आगे हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हम कोई ये बोल देते हैं कि जैसे अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि बाइक जा रही है रोड पे, ठीक है, तो इसमें कौन-सा लॉ लग रहा है कि वो स्लिप नहीं कर रही है? ये एक क्वेश्चन हमने पूछा। अब जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो बताएगा कि इसमें ग्रेविटी भी है, फ्रिक्शन भी है, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से वो स्लिप नहीं हो रही है और सीधे चल सकती है या चलती है। ये सब क्या है? ये चीज़ें जो हम पूछ रहे हैं वो आपके इसी के अंतर्गत है कि जिसमें बच्चा कुछ सोचे, जिसमें स्टूडेंट सोच के समझ के रिप्लाई करे। अगर नहीं समझ में आया, दूसरे एग्ज़ाम्पल सोचिए, सुन लीजिए, इसको देख लीजिए। भारत को डैश में आज़ादी मिली। जब हम फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये एक्सप्लोर लर्निंग या डिस्कवरी लर्निंग में आ जाता है, क्योंकि हमें ये आंसर ढूँढना है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। भारत को आज़ादी भारत को डैश में आज़ादी मिली, तो 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। अब ये जो हम लोग
15 अगस्त 1947 ये जो हमने इसमें फ़िल किया, तो इसमें फ़िल करने के लिए हमने सोचा, उसके बारे में सर्च किया या याद किया। तो इस तरीके के जो प्रयास हैं, कोशिश हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। रोट लर्निंग क्या है? नाम से ही आपको लग रहा होगा, रटकर सीखना, रटकर अधिगम करना, जिसमें शिक्षार्थी दिए गए सामग्रियों में साहचर, एसोसिएशन और वर्बेटिम जो है शब्दशः तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे सीखता है। जैसे हम लोगों को जब टेबल सिखाया जाता है, जैसे 2, 4, यहाँ पे आप देख पाएँगे 2, 4, 6, 8, 10। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि टीचर ये नहीं बताते हैं इसका यूज़ कहाँ होगा, क्योंकि उस समय जब हम मेमोरी लेवल पे सीख रहे होते हैं, तो उस समय सिर्फ़ और सिर्फ़ रटा कर ही सिखाया जा सकता है। तो रटा कर सिखाना गलत नहीं है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में, एक ऐज में ही वो होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए। उस समय हमें जैसे एबीसीडी आप सीखते हैं, अल्फ़ाबेट सीखते हैं, क, ख, ग, घ हिंदी के अल्फ़ाबेट सीखते हैं, तो ये उस समय ये नहीं बताया जाता है इसका यूज़ क्या है। आज आपको पता चल रहा होगा कि ये तो हर जगह है या इसके बिना काम नहीं चल सकता है। इस टाइप की लर्निंग इसमें आ जाता है, जिसमें हम निरर्थक टर्म्स को सिखाना, जोड़ना, जैसे जोड़ना, घटाना। जब हम सीखते हैं, गुणा भाग सीखते हैं, आप इंटरमीडिएट में आते हैं, ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सीखते हैं, तो उसका कुछ पहले तो रीज़न नहीं होता है। लेकिन बाद में जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो है इसका सीखने का यूज़ हर जगह होता है। तो इसको पहले रटाया जाता है, उसमें चाहे टेबल आ जाए, चाहे आप उसके बाद स्क्वायर्स आ जाएँ, क्यूब्स रटाए जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आता है। 4th वन जो है ये इम्पोर्टेंट है, अर्थपूर्ण लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग जिसको कहते हैं। उज़्बेल ने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट माना है। क्यों माना है उसको जान लीजिए। ये कहते हैं कि अर्थपूर्ण अधिगम का अर्थ है जिसमें सीखने वाली सामग्री की जो सार तत्व हैं, सबस्टेंस हैं, वो एक नियम के अनुसार समझ कर, यहाँ पे तो था नहीं तथा होगा, तथा उसका संबंध जो है गत ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज से जुड़ते हुए सीखा जाता है। अब आप जो भी चीज़ सीखेंगे उसको आप अपने प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाएँ, वो मीनिंगफुल लर्निंग है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए हमारी साइकिल, जैसे हम उसी को कर ले लेते हैं एग्जांपल, साइकिल या बाइक स्लिप हो जाती है, तो हम देखते हैं टायर्स में ग्रिप जो है अगर वो खराब हो गई है, तो स्लिप ज़्यादा होती है बरसात में या किसी भी समय। अब हम लोगों को पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है, अगर फ्रिक्शन रहेगा सही, तो वो ग्रिपिंग बनी रहेगी और लॉ ऑफ ग्रेविटी भी इसमें लग रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर लिखते हैं तो इसमें ग्रेविटी का रूल लगता है, फ्रिक्शन का रूल लगता है, तभी हम लिख पाते हैं। रूल का मतलब है कि वो सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जब हम चीज़ों को जोड़ के देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ा है बचपन में, हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक्शन रिएक्शन का रूल क्या है, और उससे चीज़ों को सीख रहे हैं या सीख कर भी उन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से, तो वो अर्थपूर्ण लर्निंग में आएगा। और प्रीवियस नॉलेज लर्निंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको सीख कह लीजिए, समझ कह लीजिए, कि हम अपने प्रीवियस नॉलेज में जो हमारे साथ पहले हमने पढ़ा, सीखा, समझा है, उसको जोड़ कर देख पाएँ। जैसे ये जो लर्निंग है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने डेली लाइफ से भी कोरिलेट कर पाएँगे। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से लास्ट में बताऊँगा आपको कि ऐसा नहीं है कि लर्निंग के सिर्फ इतने ही प्रकार हैं, ये और भी हो सकते हैं। जब हम लोग थ्योरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारी चेन चेन लर्निंग आएगा, फिर एसआर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आएगा, बहुत सारी लर्निंग्स आएँगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये इनमें से कुछ टर्म्स आप नोट करके लिख लें, जिससे कि आप लिख पाएँ और आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। आई होप आज की इस क्लास में जो चीज़ें मैं बताना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आगे की क्लासेज एज़ सून एज़ पॉसिबल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।